तो बेटा लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे बेस्ड कुछ स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में बताया था, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं थ्योरेटिकली। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के डिटर्मिनेशन मेथड को मैंने डिस्कस किया था। तो मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का कंसेप्ट को कंसीडर करके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन NO2 नेगेटिव का, NO2 नेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट को कंसीडर करते हुए NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो सेंट्रल एटम के अबाउट क्या अरेंजमेंट है? सेंट्रल एटम के अबाउट अरेंजमेंट वन डबल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। वन डबल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 2 एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो +1, तो ये आ गया बेटा 18। 18 है तो इसको आप डिवाइड करोगे 8 से। 9 और 56 के बीच में लाई कर रहा है तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 2 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड किया, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। सेंट्रल एटम यहाँ पे होना चाहिए नाइट्रोजन। अच्छा, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर हो गया बेटा 3, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब आप देखो, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन अटैच है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रहे तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, और सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। तो
इस तरीके से एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट होगा। अब आप देखो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट को कंसीडर करें तो यहाँ पे टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। अब 9 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, तो 9 में से 3 हमने यहाँ पे यूज किए, बचा है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा है। कैसे अरेंज करेंगे? 3 यहां रख दिया और 3 यहां रख दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए। अब इसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो फॉर्मल चार्ज अगर हमने निकाला तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आया -1, इसका फॉर्मल चार्ज आया -1। अब नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आता है +1। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज आता है +1। अब +1 को 0 बनाना है, +1 को 0 बनाना है, तो इसको 0, वैसे हमें फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले यहाँ पे एक काम करना चाहिए था कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर सकते थे, उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालते। फिलहाल यहाँ से भी वही बात आएगी। तो फॉर्मल चार्ज को अब हम 0 बनाना चाहते हैं सेंट्रल एटम का, तो इस ऑक्सीजन का लोन पेयर को हमने बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये स्ट्रक्चर मिला NO2 नेगेटिव का, क्योंकि ये आयन है तो पूरा स्ट्रक्चर को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये NO2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4, XeOF4, XeOF4 का स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट बताओ सेंट्रल एटम के अबाउट। 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बस। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ये सही है, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 1 लोन पेयर। तो यहां पे आप देखो, जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 into 4, 28 plus 6, 34, 34 plus 8, 42, 42
तो ये 9 और 56 के बीच में लाई कर रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे 42 को, टू रिमाइंडर बचा। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर आ गया बेटा 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, जो कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का मतलब कि किसी भी ग्रुप को आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होगा, जेनॉन है सेंट्रल एटम, 4 फ्लोरीन को मान लो हम स्क्वायर बेस के वर्टेक्स पे रख देते हैं, और एक ऑक्सीजन को स्क्वायर प्लेन के ऊपर रख देते हैं, और एक लोन पेयर। तो ये तो हो गया बेटा 5 बॉन्ड पेयर, और एक यहाँ पे है लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 42, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 21, 21 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, 21 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करना है, और हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट कर चुके हैं, 15 इलेक्ट्रॉन पेयर और बचे। अब 15 इलेक्ट्रॉन पेयर को हमें रखना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हमने इस फ्लोरीन पे रख दिया, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन पे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन पे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इस फ्लोरीन पे। तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन पेयर और यूज कर लिया, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन पेयर और यूज कर लिया, और 3 हमने यहां रख दिया, तो 15 हमने यूज कर लिया, 15 लोन पेयर के फॉर्म में, और 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने यूज कर लिया। अब ये सब करने के बाद अब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का आता है -1, ये चारों फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज आता है 0, और सेंट्रल जेनॉन एटम का फॉर्मल चार्ज आता है +1। जो सेंट्रल जेनॉन एटम है उसका फॉर्मल चार्ज आता है +1। अब देखो बेटा, हमें इस +1 वैल्यू को 0 बनाना है, तो इस +1 वैल्यू को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट लोन पेयर को, ऑब्वियसली ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ पे देगा क्योंकि उस पे नेगेटिव फॉर्मल चार्ज है, तो यहां से लोन पेयर को हमने बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। ये अरेंजमेंट है XeOF4 का। XeOF4 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, ClF3
3 सिंगल बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर। सही है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 3, तो टोटल 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 28 को हमने डिवाइड किया 8 से, 8 3 जा 24, 4 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड किया, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर आ गया बेटा 5। हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3d। ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री इसकी होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब इस ज्योमेट्री में अगर आप देखो तो मैंने कल की क्लास में बताया था, या हेक्साहेड्रल सही है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहेगा और लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया सेंट्रल एटम, क्लोरीन सेंट्रल एटम है। एक फ्लोरीन हमने यहां पे रख दिया एक्सियल पोजीशन पे, और एक फ्लोरीन हमने इधर रख दिया एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है। एक फ्लोरीन हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया। अब 2 लोन पेयर हमारे पास बचे हुए हैं, ये दोनों लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है 14, 14 इलेक्ट्रॉन पेयर। 14 इलेक्ट्रॉन पेयर में से हमने 5 यूज किया है, 9 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए, तो ऑब्वियसली हम उनको टर्मिनल एटम पे रखेंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने टर्मिनल एटम पे रख दिया। और फिर फॉर्मल चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्लोरीन का फॉर्मल चार्ज 0 और क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज भी आप निकालोगे, इसका फॉर्मल चार्ज भी 0 आता है। इसका मतलब ये फाइनल स्ट्रक्चर है ClF3 का। ठीक है, दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। स्ट्रक्चर ऑफ अरे भाई मैंने कल की क्लास में बताया था कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। आगे की क्लास में मैं इसका वजह भी बता दूंगा आपको, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो BrF5, BrF5।
बताओ, डिटेल बताओ। ठीक है, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, वेरी गुड। 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल अगर आप देखोगे 42 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 से डिवाइड किया, फाइव बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। आप देख रहे हो अब तक जितने भी केसेस आपने कंसिडर किए हैं, कहीं भी ये जो थ्योरेटिकल मेथड है वो फेल नहीं कर रहा है, हर जगह सही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो स्टेरिक नंबर 6 है, स्टेरिक नंबर 6 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, तो हम कहीं भी बॉन्ड पेयर, कहीं भी लोन पेयर को रख सकते हैं। तो ब्रोमीन हो गया यहाँ पे सेंट्रल एटम, इससे 5 फ्लोरीन एटम अटैच है, और 1 लोन पेयर है इसके पास। वैसा ही अरेंजमेंट है जैसा XeOF4 का आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब जरा देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है 21, 21 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आपने 6 यूज किए हैं, तो 15 बचे हुए हैं। तो 15 में से 3 यहां पे रख दिया, 3 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया, और 3 यहां रख दिया, सारे यूज हो गए। ये स्ट्रक्चर है BRF5 का। फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे, सबका फॉर्मल चार्ज 0 है। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ BRF5। स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, वेरी गुड। ना, हाँ सही है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर सही है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 7 इंटू 3 प्लस 1 22, 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, 6 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री।
अब मैंने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में बताया हुआ है कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन को और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट देखो तो आयोडीन सेंट्रल एटम, बाकी 2 आयोडीन टर्मिनल एटम, और वो भी कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे, और 3 लोन पेयर है। ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे लाई करेंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, अब ये पता करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो 22 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन पेयर, 11 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब 11 इलेक्ट्रॉन पेयर में आप देखो बेटा, टोटल हमने 5 यूज किया है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है, तो उसमें से 3 इस टर्मिनल एटम पे और 3 इस टर्मिनल एटम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 0, इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 0, ये टर्मिनल आयोडीन का फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। बट जो सेंट्रल आयोडीन है, सेंट्रल आयोडीन का फॉर्मल चार्ज आएगा बेटा -1, और इस ये -1 फॉर्मल चार्ज को एक्वायर भी करेगा, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किसी न किसी एटम को तो कैरी करना पड़ेगा, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आयोडीन पे रहेगा, वो भी सेंट्रल आयोडीन पे। तो ये स्ट्रक्चर है I3 नेगेटिव का। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, S2O3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, थायोसल्फेट आयन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2, 32, 8 से डिवाइड किया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब 4 बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सल्फर। बाकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो बाकी जो दूसरा सल्फर एटम है उसको टर्मिनल एटम बनना पड़ेगा, और ऑक्सीजन भी टर्मिनल एटम होंगे।
ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है 16, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब 16 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 4 यूज किया है, 12 रिमेनिंग है। सारे यूज हो गए। अब हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज इसका -1 आता है, इसका -1 आता है, इसका -1 आता है, इसका -1 आता है और इसका +2 आता है। अब मैं आपको यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। आप देखो, ये सेंट्रल एटम का जो फॉर्मल चार्ज +2 है, उसको हमें 0 बनाना है। +2 को हमें 0 बनाना है। अब +2 को 0 बनाने के लिए हमें टर्मिनल एटम से लोन पेयर लेना है और सल्फर को देना है बॉन्ड पेयर के फॉर्म में। तो अब लोन पेयर जब लेने की बात आएगी तो लोन पेयर ऑक्सीजन भी दे सकता है, सल्फर भी दे सकता है। मतलब 2 ऑक्सीजन से लोन पेयर लिया जा सकता है, एक ऑक्सीजन और एक सल्फर से लिया जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में देखो, इसके कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, रेजोनेंस। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, फिर बताता हूं आपको। देखो, इसका फॉर्मल चार्ज को, इस पे भी नेगेटिव चार्ज का बर्डन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज का बर्डन है। मतलब ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर लेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से लोन पेयर को हटा दिया और उसको हमने यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका फॉर्मल चार्ज रिड्यूस होकर के +1 हो गया। इसी तरीके से हमने एक लोन पेयर यहां से हटा दिया और उसको बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया और सल्फर का भी 0 हो गया। एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसी तरीके से इसके और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये S2O3 2 नेगेटिव का एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसके और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ये जो डबल हेडेड एरो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है और ये डबल हेडेड एरो हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में बनाया जाता है। ठीक है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। अब जैसे देखो, अगर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बनने के लिए सल्फर लोन पेयर दे सकता है, तो बॉन्ड पेयर बनाने के लिए ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, ये ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है। मतलब चारों में से कोई भी एटम लोन पेयर दे सकता है। तो डबल बॉन्ड का एक ओरिएंटेशन ये आप देख रहे हो, डबल बॉन्ड का एक ओरिएंटेशन ऐसा भी पॉसिबल है। ये ओरिएंटेशन भी डबल बॉन्ड का पॉसिबल है। अब ये वाला स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, आप देख सकते हो। जो पाई बॉन्ड है उसकी पोजीशन अलग है। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है। इसी तरीके से
ऐसा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। आपको ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ये भी पॉसिबल है। आप देखोगे यहां पे मैंने जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं सब में जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। सब में पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। मतलब S2O3 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो। ये सब इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे देख ड्रॉ किए हैं, ये सब S2O3 2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ड्रॉ कर लिया भाई। तो अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि फिर इसमें से एक्चुअल स्ट्रक्चर S2O3 2 नेगेटिव का कौन सा है? तो जवाब है कि इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर S2O3 2 नेगेटिव का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये सब थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब क्या है? थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है। इनको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जो थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोले जाते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इन सारे स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होगा, मिक्सचर होगा। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसमें इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां से इसके उसके अंदर आएगी, और उससे क्या बन जाएगा? उससे इसका एक हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होगी। ये 6 स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर की कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो अब देखो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। मैं एक स्ट्रक्चर को यहां पे रिमूव करके फिर बना रहा हूं। एक्चुअल स्ट्रक्चर
तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एटम्स की रिलेटिव पोजीशन आपको सेम रखनी है। एटम्स की रिलेटिव पोजीशन सेम रखो, और जो बॉन्ड फिक्स पोजीशन को एक्वायर कर रहे हैं, जिन बॉन्ड की पोजीशन फिक्स है, उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट करो। आप देखो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में कम से कम एक बॉन्ड हर जगह प्रेजेंट है। हर स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड एटलीस्ट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम के बीच में एक एक बॉन्ड जरूर प्रेजेंट है। तो ये फिक्स्ड बॉन्ड है, या इसको लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। जो बॉन्ड फिक्स होता है उसको लोकलाइज्ड बॉन्ड बोलते हैं। जरा लोकलाइज्ड का मतलब समझना बेटा। लोकलाइज मतलब लोकल। लोकल का मतलब क्या? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला, उसको बोलते हैं लोकल। वहां का है, वो लोकल है, वहीं पे मिलेगा। और डीलोकलाइज्ड, एक टर्म और यूज करते हैं केमिस्ट्री में, डीलोकलाइज्ड मतलब क्या? कहां मिलेगा कुछ पता नहीं, यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। मतलब वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, तो लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करते हैं एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करते हैं। लोकलाइज्ड बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड जिसकी पोजीशन फिक्स है, जो हमेशा आपको वहीं मिलेगा, वो लोकलाइज्ड बॉन्ड है। मतलब यहां पे 4 लोकलाइज्ड बॉन्ड है। जबकि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। आप देख रहे हो डबल बॉन्ड अभी यहां पे दिख रहा है, अगले वाले में यहां 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 दिख रहा है। मतलब डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो लगातार बदल रही है। ठीक है, तो इसलिए जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज बॉन्ड है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड लोकलाइज बॉन्ड है। तो अब डीलोकलाइज बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो बोल रहे डीलोकलाइज बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो मतलब पार्सली हम उसको यहां दिखा दे रहे हैं, वो यहां भी हो सकता है तो पार्सली इसको यहां भी दिखा दे रहे हैं। ये ब्रोकन फॉर्म में दिखा रहा है बॉन्ड को, इसका मतलब वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल बॉन्ड है। इसी तरीके से वो यहां भी हो सकता है तो पार्सली इसको इधर रिप्रेजेंट कर दिया, और वो यहां भी हो सकता है तो पार्सली इसको यहां रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से वो डीलोकलाइज्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले एटम्स की वही पोजीशन रखते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है। उसके बाद लोकलाइज्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियली ब्रोकन फॉर्म में। अब आप देखो, आप देख रहे हैं कुछ एटम पे नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज जिन एटम पे है, वो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। जैसे पहले वाले में आप देख रहे हो सल्फर और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे वाले में देख रहा सल्फर और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तीसरे वाले में आप देख रहे हो सल्फर और ये वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, चौथे वाले में देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे है, सल्फर पे नहीं है, पांचवें वाले में आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज फिर से 2 ऑक्सीजन पे है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन इन 2 ऑक्सीजन से डिफरेंट है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज रखने का चांस हर टर्मिनल एटम को मिल रहा है। ये जो 4 टर्मिनल एटम है, चारों टर्मिनल एटम को चांस मिल रहा है नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करने का। तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसमें ये तो नहीं पता चलेगा कि कितने डबल बॉन्ड है। इसमें ये तो नहीं पता चलेगा कि कितने डबल बॉन्ड हैं और कितने सिंगल बॉन्ड हैं। हाँ, बात सही है, क्योंकि जब जब रेजोनेंस की बात आती है ना, तो रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर को बदल देता है। बॉन्ड ऑर्डर को बदल देता है, इसका मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर अगर पहले मान लो 1 था या 2 था, तो रेजोनेंस की वजह से वो बॉन्ड ऑर्डर बदल जाता है। अभी मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। ठीक है,
अभी थोड़ी देर में आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो अब आप देखो, नेगेटिव चार्ज हम बोल रहे हैं कि इन चारों टर्मिनल एटम में से कहीं भी हो सकता है, इसका वाला सब पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कंप्लीट नेगेटिव चार्ज किस पे, किसी पे भी नहीं है, सब पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां है। चारों टर्मिनल एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और नेट चार्ज फिक्स है। नेट चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव। तो नेट चार्ज 2 नेगेटिव है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा थायोसल्फेट आयन का। आप यहां पे बोल सकते हो कि इन पार्शियल चार्जेज का टोटल सम कितना है, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा, 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2 नेगेटिव, यानी कि 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2e। ये 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर रहा है। तो 4 डेल्टा इज इक्वल टू 2e। तो फिर डेल्टा वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे डेल्टा इज इक्वल टू e बाई 2। डेल्टा इज इक्वल टू e बाई 2। ठीक है, तो हर टर्मिनल एटम पे कितना नेगेटिव चार्ज है, बोल रहे हैं हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है सब पे। हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज यहां है, हाफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां है, यहां है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये वाले जो स्ट्रक्चर हमने बनाए थे 6, ये क्या है, दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई यहां पे जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है या सल्फर सल्फर बॉन्ड है, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये तो आप क्लियर नहीं बोल सकते हो कि ये बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 है ना 2 है ना। आपको, आप देख रहे हो यहां पे सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा है और यहां पे एग्जैक्टली डबल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर ना तो 1 है ना 2 है। तो बॉन्ड ऑर्डर है क्या, बोला है बॉन्ड ऑर्डर है इन बिटवीन 1 एंड 2। अब उसकी वैल्यू हम पता करना चाहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू क्या है। अब जरा देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऐसे केसेस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका देखो, बॉन्ड ऑर्डर वैसे मैंने बताया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर आप यहां पे कैसे निकालोगे, बोले बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ localized bond, number of localized bond at that position। जिस पोजीशन पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं उस पोजीशन पे कितने लोकलाइज्ड बॉन्ड है, नंबर ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्ड एट दैट पोजीशन प्लस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, number of resonating structure in which, number of resonating structure in which additional covalent bond is present, covalent bond is present। उस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं उस पोजीशन पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन सिर्फ इस टर्म के साथ होगा, डिवाइडेड बाय
total number of resonating structure, total number of resonating structure. टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोकलाइज बॉन्ड एट दैट पोजीशन। जिस पोजीशन पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं वहां पे कितने लोकलाइज बॉन्ड है, लोकल बॉन्ड कितने जिनकी पोजीशन फिक्स है। जैसे यहां पे ये ब्लैक कलर से जो बॉन्ड मैंने दिखाया हुआ है वो क्या है? लोकलाइज बॉन्ड है। और ब्रोकन बॉन्ड क्या है? डीलोकलाइज बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ लोकलाइज बॉन्ड एट दैट पोजीशन प्लस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। उस पोजीशन पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है। तो अब जैसे देखो, मान लो हम सल्फर सल्फर बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं। ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हैं। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, एक कोवेलेंट बॉन्ड तो वहां पे फिक्स है, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे फिक्स है 1 प्लस, अब आप देखो हमने टोटल 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। आप जरा काउंट करके बताओ कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वहां पे डबल बॉन्ड है। उन 6 स्ट्रक्चर में से काउंट करके बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सल्फर और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 स्ट्रक्चर में वहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 + 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 है, तो 1 + 3/6, 1 + 3/6, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1.5, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया सल्फर सल्फर बॉन्ड का। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पे सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का भी बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हो। तो जरा बताना, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कोई एक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ले लो, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो आप यहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो क्या होगा? एक लोकलाइज बॉन्ड है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां पे डबल बॉन्ड है? इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे कितने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है? 3 में। जो 3 मैंने यहां पे इरेज कर दिए उनमें डबल बॉन्ड था। तो 1 + 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6, 1 + 3/6, 1.5। मतलब अगर इस स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाए, थायोसल्फेट आयन को कंसीडर किया जाए, तो सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम कोई भी टर्मिनल एटम सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। तो बेटा ये एनालिसिस समझ में आ रही है? ये पूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, पार्शियल चार्ज कितना होगा और बॉन्ड ऑर्डर।
अब आप नोट करो रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस मैंने एक बार क्लास में एक स्टूडेंट से पूछ लिया कि भाई रेजोनेंस क्या है, तो बड़ा सीरियसली खड़ा हुआ, बोलता है सर इट इज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लेस्ड इन कोटा। मैंने कहा वाह शाबाश। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तरफ से ऐसा नहीं 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 नहीं, नहीं। कुरुक्षेत्र वाले का कुछ और नाम है, अब नाम मैं नहीं बोलूंगा। तो रेजोनेंस क्या है, लिखो लिखो। द फिनोमिना द फिनोमिना द फिनोमिना in which the phenomena in which more than one electronic structure the phenomena in which more than one electronic structure the phenomena in which more than one electronic structure also called Lewis dot structure, more than one electronic structure also called Lewis dot structure are written the phenomena in which more than one electronic structure also called Lewis dot structure are written in order to explain in order to explain all the observed structural properties in order to explain all the observed structural properties in order to explain all the observed structural properties completely all the observed structural properties completely in order to explain all the observed structural properties completely is termed as resonance पैरा चेंज करके लिखो and those electronic structure are called resonating structure or canonical structure स्पेलिंग देख लेना canonical structure or contributing structure resonating structure or canonical structure or contributing structure whereas actual structure of the compound which is the mixture of
all these resonating structure, which is the mixture of all these resonating structure, all these resonating structure is called resonance hybrid, is called resonance hybrid, is called resonance hybrid. ठीक है, तो रेजोनेंस फिनोमेना क्या है? तो यहां पे बोल रहे हैं कि रेजोनेंस वो फिनोमेना है जहां पे हम किसी एक कंपाउंड का, कोई भी एक कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, हम किसी भी एक कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम उस कंपाउंड के सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया? हमने उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसकी सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है, फिर वहां रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। यह ध्यान देना, यह इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है, तो फिर वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगा। रेजोनेंस फिनोमेना तब ऑब्जर्व होगा जब हम कंपाउंड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वो कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा और कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम उसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर उससे वो एक्सप्लेन हो गया तो ठीक, नहीं तो तीसरा बनाएंगे। उससे भी नहीं एक्सप्लेन हो पाया तो चौथा बनाएंगे। तो अगर हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके किसी भी कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन पाते हैं, तो वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। अगर एक स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर लेता है, तो वहां पे रेजोनेंस फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व होगा। अब बताओ, ये डेफिनेशन समझ में आई? रेजोनेंस कहां ऑब्जर्व होगा, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर एक अकेला स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता है, तो रेजोनेंस फिनोमेना नहीं ऑब्जर्व होगा। बट अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है कंपाउंड की सारी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो फिर रेजोनेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। अब बात आती है कि जब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर की हेल्प से कंपाउंड की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन पाते हैं, तो उस प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, कहीं पे 5, कहीं पे 6, तो वो स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। जबकि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर उन सबका मिक्सचर होता है, उसमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, जैसे वो सुपरमैन होता है ना, सुपरमैन हवा से भी ताकत ले लेता है और सन से भी जो है वो ताकत ले लेता है, पानी से भी कुछ ले लेता है, तो उसके अंदर सबकी क्वालिटीज आ जाती। वैसे यहां पे बोल रहे हैं कि एक सुपर स्ट्रक्चर बन गया, वो सुपर स्ट्रक्चर उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कुछ कुछ क्वालिटी लेकर के आता है। अच्छा, शक्तिमान बना दिया, वेरी गुड। हाँ, इंडियन सुपरमैन। तो इस तरीके से आप रेजोनेंस फिनोमेना को समझ सकते हो। तो मैंने यहां पे 3 टर्म बताए। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ये 3 टर्म मैंने अभी डिफाइन किए। और फिर मैंने उसी के साथ जो एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में मैंने आपको और क्या बताया? हमने बताया आपको कि पार्शियल चार्ज
जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा एटम के ऊपर, वो पार्शियल चार्ज कैसे निकालेंगे और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बात मैंने अभी आपको बताया। अब बात आती है कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं, उसके बाद फिर मैं रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक पे आऊंगा। ठीक है, तो आप जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आपको इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, और रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, और टर्मिनल एटम पे जो चार्ज है, पार्शियल चार्ज है, वो पार्शियल चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, ये सारी बात आपको बतानी। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? वेरी गुड। बॉन्ड ऑर्डर? ठीक है, और पार्शियल चार्ज? ठीक। तो आप इसका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करते हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका है बेटा 4 + 6 × 3 + 2, तो 24 को आपने 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है, स्टेरिक नंबर हो गया बेटा 3, स्टेरिक नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन टर्मिनल एटम। कार्बन सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप देखो तो 12 है, 12 में से 3 हमने यूज किया है, 9 बचे हुए, तो 9 में से 3 हमने यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया, 3 यहां रख दिया। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गए। फॉर्मल चार्ज निकाला -1 -1 -1, और इसका फॉर्मल चार्ज निकाला तो इसका फॉर्मल चार्ज आया बेटा +1। कार्बन का फॉर्मल चार्ज +1। तो +1 को 0 बनाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर इस टर्मिनल एटम से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो एक बार हमने यहां से लोन पेयर ले लिया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरीके से इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा।
और इसी तरीके से इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कार्बोनेट आयन के। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर आप ड्रॉ करो तो पहले लोकलाइज्ड बॉन्ड को दिखा देते हैं। ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है और फिर उसके बाद डी लोकलाइज्ड बॉन्ड, पाई बॉन्ड डी लोकलाइज्ड बॉन्ड है यहाँ पे। आप देख रहे हो कि जितने भी ऑक्सीजन है हर ऑक्सीजन पे किसी न किसी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जरूर है। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और टोटल नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव है। तो यहां से अगर आप देखो तो 3 डेल्टा इज इक्वल टू 2E, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2E/3। डेल्टा इज इक्वल टू 2E/3। अब जैसे अगर आपको मान लो इस पोजीशन पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप निकालना चाहते हो तो आप देखो कोई भी स्ट्रक्चर हो यहाँ पे कम से कम एक बॉन्ड जरूर प्रेजेंट है, मतलब लोकलाइज बॉन्ड एक है। अब उसके अलावा अगर आप देखो तो टोटल 3 स्ट्रक्चर है, उनमें से एक में मतलब ये तीसरे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहा है, एडिशनल बॉन्ड। टोटल 3 स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। इस पोजीशन पे देखो सिर्फ एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड दिख रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो बेटा, फिर कभी नहीं भूलेगा। टोटल मैंने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, इनमें से सिर्फ एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। तो 1 + 1/3, तो ये आ गया बेटा 1.33। 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पर क्लोरेट आयन का, पर क्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव। सारी इंफॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे बताया हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी है। तो ClO4 नेगेटिव यहाँ पे
क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 6 इंटू 4 प्लस 1, 25 प्लस 7 32, 32 को 8 से डिवाइड किया, स्टेरिक नंबर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 और सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो क्लोरीन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन इज टर्मिनल एटम, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 हमने यूज किए, बाकी 3 हमने टर्मिनल ऑक्सीजन पे रख दिया। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो चारों ऑक्सीजन का -1 है और सेंट्रल क्लोरीन एटम का +3 है। सही है, पूरी इंफॉर्मेशन आप जो बता रहे हो सही है। तो सेंट्रल क्लोरीन एटम का +3 है, तो +3 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई 3 ऑक्सीजन से लोन पेयर को पाई बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई भी 3 ऑक्सीजन। तो अब देखो इससे स्ट्रक्चर जो बनेगा, मतलब आप बोल सकते हो कि 3 क्लोरीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और 1 क्लोरीन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होगा। अब ये सिंगल बॉन्ड अगर आप देखो तो सिंगल बॉन्ड इन चारों क्लोरीन में से, चारों ऑक्सीजन में से कहीं भी हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन गया बेटा ClO4 नेगेटिव का। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा, तीसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा। और चौथा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है पर क्लोरेट आयन के। रेजोनेंस हाइब्रिड अगर इसका देखें तो इन सबका मिक्सचर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। ये लोकलाइज बॉन्ड है और इस तरीके से डी लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। हर ऑक्सीजन पे थोड़ा कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तो पार्शियल नेगेटिव, और टोटल नेगेटिव चार्ज है -1। तो आप ये बोल सकते हो कि 4 डेल्टा इज इक्वल टू ई, 4 डेल्टा इज इक्वल टू ई, तो डेल्टा इज इक्वल टू E/4। तो चारों ऑक्सीजन पे 1/4 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो, बॉन्ड ऑर्डर मान लो इस पोजीशन पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कोई भी स्ट्रक्चर देखो कम से कम एक तो यहाँ पे एक लोकलाइज बॉन्ड है और उसके अलावा आप देखो
तो टोटल 4 स्ट्रक्चर है, ठीक है, टोटल आप यहां पे 4 स्ट्रक्चर देख रहे हो, 4 में से 3 में, ठीक है, 4 में से 3 में आप देख रहे हो कि वहां पे एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट है, एडिशनल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच एडिशनल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, 1 प्लस 3/4, तो 1 प्लस बेटा ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्लियर हो गया बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आप जरा नोट करो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। पॉइंट वाइज लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम, relative position of atom must be fixed, relative position of atom must be fixed in all resonating structure, relative position of atom must be fixed in all resonating structure। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें एटम्स का जो रिलेटिव पोजीशन है वो फिक्स होना चाहिए, relative position of atom must be fixed in all resonating structure। तो अब जैसे देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, और एक स्ट्रक्चर ये है, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे भाई, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। आप देखो यहां पे कार्बन जो है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, जबकि इसमें आप देखो कार्बन से सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसमें ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यहां पे एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो गया, मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, चेंज इन
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, चेंज इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इस वजह से दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, they are not resonating structure because there occurs change in position of hydrogen. They are not resonating structure because there occurs change in position of hydrogen. ठीक है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसलिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम फिक्स नहीं है, इसलिए आप इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते। दूसरा पॉइंट लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस में, लिखो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, all resonating structure must be, all resonating structure must be, all resonating structure must be the true Lewis dot structure, Lewis dot structure। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, all resonating structure must be the true Lewis dot structure, वो ट्रू सेंस में Lewis dot structure होने चाहिए। all resonating structure must be the true Lewis dot structure। अब देखो ट्रू Lewis dot structure होने का क्या मतलब है, बेसिकली बोल रहा है कि ट्रू सेंस में Lewis dot structure वो है जहां पे सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट फिक्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंडेड नहीं है। तो आप यहां पे नोट में लिख लेना, लिखो इनकरेक्ट Lewis dot structure, इनकरेक्ट Lewis dot structure, इनकरेक्ट Lewis dot structure, second period element can never expand its octet, second period element can never expand its octet। ठीक है, अगर करेक्ट Lewis dot स्ट्रक्चर है तो करेक्ट Lewis dot स्ट्रक्चर में सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो बेटा, अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, मान लो एक स्ट्रक्चर ये है, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसको हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये है और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है। बताओ जरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्या? क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप बोल रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट, वेरी गुड। देख लो यहां पे ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
ऑक्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो स्ट्रक्चर इनवैलिड स्ट्रक्चर बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 7 है, चलेगा। 8 से कम चलेगा, 8 होगा तो चलेगा, 8 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 3 कोवेलेंट बॉन्ड हमने बनाया हुआ है, तो 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 2 ये वाला 8 और 1 इलेक्ट्रॉन ये 9, यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए क्या होगा, ये स्ट्रक्चर इनवैलिड स्ट्रक्चर होगा, इनवैलिड स्ट्रक्चर। और इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इनवैलिड है। तो स्ट्रक्चर की वैलिडिटी अगर आपको चेक करनी है तो एक तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या एटम्स की पोजीशन फिक्स है, रिलेटिव पोजीशन फिक्स है। फिर देखोगे क्या कहीं पे सेकंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट तो एक्सपेंड नहीं हो रहा है। इस तरीके से कई सारी कंडीशन होती हैं। तो बाकी रेजोनेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा।